बार की बात है कि एक घाटी में एक बहुत ही अमीर सौदागर रहता था। उसका एक ही बेटा था, पर वह अपने बेटे से खुश नहीं था। उसका बेटा बहुत ही बेवकूफ था और कोई अकल का काम करना तो दूर कुछ और भी नहीं करता धरता था। पर उसकी माँ उसको बहुत प्यार करती थी। वह उसके लिए अच्छा ही अच्छा सोचती थी और अगर वे कोई गलत काम भी करता था तो उसकी गलती के लिए वे कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती थी। धीरे धीरे वह लड़का बड़ा हो गया और अब शादी के लायक हो गया। उसकी माँ ने अपने पति से कहा कि अब बेटा बड़ा हो गया है तो वह उसके लिए कोई अच्छी सी लड़की ढूंढकर उसकी शादी कर दे। पर वह सौदागर अपने बेटे की बेवकूफियों पर इतना शर्मिंदा था कि उसने अपने मन में ये तय कर रखा था कि वह उसकी शादी कभी नहीं करेगा। उधर उसकी माँ उसकी शादी का सपना देख रही थी कि कब मेरा बेटा बड़ा होगा और कब मैं उसकी शादी करूंगी। उसने अपने पति को बेटे की अक्लमंदी के काम बताए ताकि उसका पिता उसकी शादी कर दे। पर शादी करने की बजाय वे उसकी इन बातों से चिढ़ जाता है। एक दिन जब उसकी पत्नी अपने बेटे की तारीफ किए जा रही थी तो वे चिढ़कर बोला, देखो तुम मुझसे यह सब कितनी बार कह चुकी हो पर तुमने इसे मुझे साबित करके कभी नहीं दिखाया। मुझे तुम्हारी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। माएं अपने बच्चों के प्यार में अंधी होती है। खैर, तुम्हारी संतुष्टि के लिए मैं उस बेवकूफ को एक मौका और देता हूँ। तुम उसको बुलाओ और उसको ये 3 पैसे दो और उससे कहो कि वह बाजार जाए और इसमें से 1 पैसे की एक ऐसी चीज खरीद कर लाए जो उसके अपने लिए हो। दूसरा पैसा वह नदी में फेंक दे और तीसरे पैसे से वह ये 5 चीजें खरीदे जो कुछ खाने के लिए, कुछ पीने के लिए, कुछ चबाने के लिए, कुछ बगीचे में बोने के लिए और कुछ गाय को खिलाने के लिए हो। माँ ने तुरंत ही अपने बेटे को बुलाया और उसे 3 पैसे देकर उसके पिता की सारी बात समझा दी। बेटे ने पैसे लिए और बाजार चल दिया। बाजार जाकर उसने 1 पैसे का खाने के लिए खरीदा और खा लिया। उसके बाद वे एक नदी के पास आया और दूसरा पैसा नदी में फेंकने ही वाला था कि वह सोचने लगा, अगर मैं दूसरा पैसा नदी में फेंक देता हूँ तो मेरे पास केवल 1 पैसा ही बचेगा और फिर इस 1 पैसे से मैं ऐसा क्या खरीद सकता हूँ जो खाने का भी हो और पीने का भी हो, चबाने वाला भी हो और बगीचे में बोने वाला भी हो और साथ में गाय को खाने वाला भी हो, जैसा कि उसकी माँ ने कहा था। और अगर मैं इस पैसे को नदी में नहीं फेंकता हूँ तो इसका मतलब है कि मैं अपनी माँ का कहना नहीं मानता हूँ। वे इस सोच में पड़ा ही था कि उसी समय वहाँ से एक लोहार की बेटी जा रही थी। उसने देखा कि नदी के किनारे एक लड़का उदास खड़ा है। उसने उससे पूछा कि क्या बात है, वह इतना उदास क्यों खड़ा है। उसने उस लड़की को वह सब बताया जो उसकी माँ ने उससे कहा था। फिर उसने लड़की को बताया कि उसकी माँ ने तीसरा पैसा नदी में फेंकने के लिए कहा था, पर यह तो बेवकूफी है। लेकिन वे करे तो क्या करे, पैसा नदी में नहीं फेंकने पर तो माँ का कहना ना मानना होगा जो वो नहीं करना चाहता था। वे लड़की बहुत होशियार थी। वह बोली, मैं तुमको बताती हूँ कि तुम क्या खरीदो। तुम जाकर दूसरे पैसे का तरबूज खरीद लो और तीसरा पैसा अपनी जेब में रख लो। उसको तुम नदी में मत फेंको। तरबूज? हाँ तरबूज। वे आगे बोली, देखो तरबूज तुम्हारी माँ की सब शर्तों को पूरा करेगा। वे खाने की चीज भी है और वह पीने की चीज भी है और वह जमीन में बोने के लिए बीज भी देगा और
वे गाय के खाने के लिए छिलके भी देगा। तुम बाजार से तरबूज खरीद कर ले जाओ और अपनी माँ को दे देना। मुझे यकीन है कि वह तुम्हारी इस खरीद से बहुत खुश होंगी। तो उसने ऐसा ही किया। जब उसकी माँ ने अपने बेटे की अक्लमंदी देखी तो वे बहुत खुश हुई। उसको लगा कि उसका बेटा वाकई बहुत अक्लमंद है। वे तुरंत ही अपने पति के पास दौड़ी दौड़ी गई और उस तरबूज को दिखाकर बोली, देखो ये मेरे बेटे का काम है। तरबूज देखकर वे सौदागर भी आश्चर्य में पड़ गया। वे बोला, मुझे विश्वास नहीं होता कि यह काम उसने खुद किया है। उसे तो अकल ही नहीं है। जरूर किसी ने उसको ये करने की सलाह दी है। फिर उसने अपने बेटे की तरफ देखकर उससे पूछा, तुमसे ये करने के लिए किसने कहा? वे बोला, एक लोहार की लड़की ने मुझे ये सलाह दी थी। सौदागर अपनी पत्नी की तरफ देखकर बोला, देखा तुमने, मुझे मालूम था कि यह इस बेवकूफ का काम हो ही नहीं सकता। खैर चलो, अगर तुम राजी हो तो इसकी शादी उस लोहार की बेटी से कर देते हैं, जो खुद इतनी होशियार है और उसने इसमें अपनी इतनी रुचि दिखाई है। माँ बोली, इससे अच्छी तो कोई बात हो ही नहीं सकती। अगले कुछ दिनों में सौदागर लोहार के घर गया। उसी समय लोहार और उसकी पत्नी घर वापस लौट आए। वे अपने घर में इतने बड़े और अमीर सौदागर को देखकर बहुत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उसको प्रणाम किया और पूछा, आपने इस गरीब के घर आने का कष्ट कैसे किया? सौदागर बोला, मैं अपने बेटे के लिए आपकी बेटी का हाथ मांगने आया हूँ। लोहार ने इस रिश्ते को तुरंत ही स्वीकार कर लिया। शादी का दिन तय कर लिया गया और सौदागर अपने घर वापस लौट गया। घर आकर वे अपनी पत्नी से बोला कि लोहार शादी के लिए राजी हो गया है और शादी का दिन भी पक्का हो गया है। तुरंत ही ये खबर सब जगह फैल गई कि लोहार की बेटी की शादी सौदागर के बेटे से हो रही है। लोगों ने बात करना शुरू कर दिया, ये ठीक नहीं है। कुछ लोगों ने सौदागर के बेटे के पास जाकर उसे चेतावनी दी कि वह लोहार से जाकर कहे कि अगर उसने अपनी बेटी की शादी उससे की तो वह उसके बेटी को रोज जूतों से पीटेगा। लोगों ने सोचा कि सौदागर के लड़के की इस धमकी से लोहार शायद डर जाएगा और ये सगाई तोड़ देगा। लोगों ने उससे कहा कि अगर फिर भी तुम्हारी शादी उससे हो गई तो पहले दिन से ही तुम अपनी पत्नी को जूतों से मारोगे ताकि वे तुम्हें आगे तंग ना करे और तुम्हारा कहना माने। वह बेवकूफ लड़का उनकी बातों को मान गया और उसने वैसा ही किया। उसने लोहार से जाकर वह सब कह दिया जो लोगों ने उसे लोहार से कहने के लिए कहा था। लोहार यह सुनकर बहुत परेशान हुआ। उसने यह सब अपनी बेटी को बताया और उससे प्रार्थना की कि वह उस आदमी से कोई संबंध ना रखे। लड़की बोली, पिताजी आप चिंता मत कीजिए। कुछ नीच लोगों ने उनको आपसे ऐसा कहने पर मजबूर किया है, पर आप बिल्कुल परेशान ना हो। जो कुछ उन्होंने कहा है वैसा कभी नहीं होगा। जिस दिन की शादी तय हुई थी उस दिन धूमधाम से शादी हो गई। आधी रात को दूल्हा उठा और ये सोचते हुए कि उसकी पत्नी सो रही है, उसने एक जूता उठाया और उससे उसको मारने ही वाला था कि पत्नी ने अपनी आँख खोल दी। वे बोली, ऐसा नहीं करते। शादी की पहली रात को ही लड़ना झगड़ना अपशकुन होता है।
कल को अगर तुम चाहो तो मुझे मार लेना, पर आज की रात तो तुम मुझसे मत लड़ो। अगली रात दूल्हे ने दुल्हन को मारने के लिए फिर से अपना जूता उठाया तो उसने फिर से उससे प्रार्थना की, अगर पति पत्नी शादी के पहले हफ्ते में ही एक दूसरे का अपमान करे तो ये बहुत बड़ा अपशकुन होता है। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत ही अक्लमंद आदमी हो और तुम मेरी बात सुनोगे। तुम अपना यह काम 8वें दिन के लिए रख लो। उस दिन तुम मुझे जितना चाहे उतना मार लेना। लड़का राजी हो गया और उसने अपने हाथ में लिया हुआ जूता एक तरफ फेंक दिया। 7वें दिन लड़की अपने पिता के घर आ गई। इस बीच सौदागर की पत्नी अपने बेटे के आगे के जीवन के बारे में सोच रही थी। वे सोच रही थी कि अब समय आ गया है जब उसको आजादी से रहना चाहिए। तो उसने अपने पति से कहा, आप उसको कुछ सामान दे दो और उसको बेचने के लिए उसे बाहर जाने दो। सौदागर बोला, कभी नहीं। उसके हाथ में यह सब देना तो ऐसा होगा जैसे पैसे को पानी में फेंकना। वह तो उस सब को बर्बाद कर कर आएगा। पत्नी बोली, अब जाने भी दो, उसको अकल इसी तरह से तो आएगी। उसको कुछ पैसे दो और उसको दूर देशों की यात्रा पर भेज दो। अगर उससे वह कुछ पैसा कमाता है तो कम से कम हम उससे यह उम्मीद रख सकते हैं कि वह पैसे की कीमत समझेगा, और अगर वह पैसा गवाकर और गरीब होकर लौटता है तो हम यह उम्मीद करेंगे कि जब वह दोबारा कमाएगा तो वह पैसे की कीमत समझेगा। वह किसी भी हालत में लौटा हम फायदे में ही रहेंगे। इनमें से किसी भी अनुभव के बिना वे कुछ नहीं सीख सकता। इस तरह सौदागर की पत्नी ने सौदागर को अपने बेटे को अकेले व्यापार पर भेजने के लिए राजी कर लिया। उसने अपने बेटे को बुलाया, उसको कुछ पैसे दिए, कुछ सामान दिया और कुछ नौकरों के साथ उसे व्यापार करने भेज दिया। इस तरह नौजवान सौदागर अपने नौकरों के साथ व्यापार पर चल दिया। उनका कारवां एक बहुत बड़े बगीचे के पास से गुजरा। उस बगीचे में एक बहुत ही बड़ी और शानदार हवेली थी। जब वे नौजवान सौदागर उस बड़ी और शानदार हवेली को देख रहा था तो उसमें उसको एक बहुत ही सुंदर लड़की दिखाई दी। उस लड़की ने उसको नड़ खेलने के लिए अंदर बुलाया। ये लड़की एक बहुत बड़ी जुआरी थी। इसको वे सब चालें आती थी जिनसे वे अपने साथ खेलने वाले का सारा पैसा ले लेती थी। उसकी एक सबसे प्रिय चाल यह थी कि जब वह खेलती थी तो एक बिल्ली अपने साथ रखती थी, जिसको उसने सिखा रखा था कि जब वह उसको इशारा करे तो वह लैंप के पास जाकर उसको बुझाकर अंधेरा कर देती थी। ऐसा इशारा वे उसको तब करती थी जब वह अक्सर हार रही होती थी, और इस तरह से वे अपने साथ खेलने वाले का सारा पैसा हड़प लेती थी। यह चाल उसने एक नौजवान सौदागर के साथ भी खेली और उसका काफी पैसा जीत लिया। और उसका केवल पैसा ही नहीं बल्कि हर चीज चली गई। अब जब उस नौजवान के पास कुछ नहीं बचा तो उसको जेल में डाल दिया गया। यहाँ उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव किया गया। एक दिन उस नौजवान सौदागर ने जेल के दरवाजे के सामने से जाता हुआ एक आदमी देखा तो उसने उसको पुकारा और बोला, तुम किस देश के निवासी हो? और उस आदमी ने अपने देश का वही नाम बताया जिसमें उसका पिता रहता था। यह सुनकर सौदागर बहुत खुश हुआ और बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ये 2 चिट्ठियाँ लो।
इनमें से एक चिट्ठी मेरे पिता को दे देना और एक मेरी पत्नी को दे देना। अगर तुम मेरा यह काम कर दोगे तो मैं तुम्हारा यह उपकार कभी नहीं भूलूंगा। वे आदमी राजी हो गया और दोनों चिट्ठियां लेकर अपने रास्ते चल पड़ा। अपने पिता की चिट्ठी में उसने वह सब लिखा था जो उसके ऊपर बीता था और अपनी पत्नी वाली चिट्ठी में उसने लिखा था कि उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया है और अब वे जल्दी ही घर वापस आकर उसे जूते से मारेगा, जैसा कि उसने उससे पहले ही कहा था। जैसे ही उस आदमी ने उस देश में अपना काम खत्म किया, वे अपने देश लौट गया और जाकर दोनों चिट्ठियां दे दी। उस आदमी को पढ़ना लिखना आता नहीं था, तो गलती से उसने पिता की चिट्ठी पत्नी को और पत्नी वाली चिट्ठी पिता को दे दी। अच्छी खबर पढ़कर पिता बहुत खुश हुआ। हालांकि उसको ये समझ में नहीं आया कि वह चिट्ठी उसके बजाय उसकी बहू को क्यों लिखी गई थी और उसके बेटे ने अपनी पत्नी को ऐसे पीटने वाली बात क्यों लिखी थी। जब सौदागर के बेटे की पत्नी ने अपनी चिट्ठी पढ़ी तो वह बहुत दुखी हुई और उसको भी ये समझ में नहीं आया कि वह चिट्ठी उसके पति ने अपने पिता के नाम क्यों लिखी थी। ये बात ना समझ पाने से वह अपने ससुर के पास गई और जाकर अपनी चिट्ठी का हाल उनको बताया, तो दोनों की गुत्थी और उलझ गई, क्योंकि दोनों चिट्ठियों में अलग अलग बात लिखी थी। बहू बहुत होशियार और समझदार थी। उसने अपने ससुर से बात की और अपने पति की सहायता के लिए चल पड़ी। उसके ससुर ने उसको जाने की इजाजत दे दी और साथ में उसके रास्ते के लिए उसे कुछ पैसे भी दे दिए। लड़की ने आदमी का वेश रखा और चल दी। चलते चलते वे भी उसी जगह पहुंच गई जहां वे सुंदर लड़की रहती थी। उसने उस लड़की के पास ये खबर पहुंचाई कि वह एक बहुत ही अमीर सौदागर का बेटा है और एक अच्छा जुआरी है, इसलिए वे उसके साथ दो दो हाथ खेलना चाहता है। वह लड़की तुरंत राजी हो गई। शाम को उन दोनों को खेलना था। इस बीच बहू ने उस लड़की के नौकरों से पूछताछ की कि उनकी मालकिन खेल में जीतने के लिए कौन कौन सी चालें इस्तेमाल करती है। पहले तो नौकर उसको यह बताने से हिचकिचाए, पर जब बहू ने उनको अशर्फियों के ढेर और कुछ और सामान दिखाया तो वे मान गए और सब कुछ बताने पर तैयार हो गए। उन्होंने उसे बताया कि शायद उनकी मालकिन उसको हराने के लिए उस रात भी बिल्ली वाली चाल खेले। यह सुनकर बहू वहाँ से चली गई। शाम को वे फिर वहाँ आई और लड़की के साथ खेलने के लिए तैयार हो गई। वे अपने साथ एक चूहा लाई थी जो उसने अपने कपड़ों में छिपा रखा था। खेल शुरू हुआ। बहुत अच्छी खिलाड़ी होने की वजह से बहू जीतने लगी। यह देखकर उस नीच जुआरी लड़की ने अपनी बिल्ली को इशारा किया। बिल्ली तुरंत ही लैंप की तरफ चली। उसी समय बहू ने अपने कपड़ों में से चूहा छोड़ दिया। छोड़ते ही चूहा दूर भाग गया और बिल्ली उसके पीछे पीछे भाग गई। लड़की कुछ परेशान सी हो गई तो बहू बोली, क्या हम अपना खेल शुरू करें? बस फिर क्या था, अब कोई बाधा नहीं थी, तो बहू वह बाजी भी जीत गई और फिर दूसरी, तीसरी, चौथी सभी चालें जीतती चली गई। उसने न केवल अपने पति के पैसे और सामान ही जीत लिया, बल्कि उस लड़की का पैसा, सामान, नौकर, महल आदि सब कुछ जीत लिया। इतनी आसानी से सब कुछ जीता हुआ सामान उसने बड़े बड़े बक्सों में बंद किया। वहाँ के सारे कैदियों को आजाद किया
उसका पति भी दूसरे कैदियों के साथ उसे धन्यवाद देने के लिए वहां आया, पर वह उसे उस वेश में पहचान ना सका। बहू ने उसे ध्यान से देखा और पूछा कि क्या वह उसका सरदार बनना चाहेगा। मजबूरी की हालत में उसने उसका सरदार बनना स्वीकार कर लिया। बहू ने उसके फटे मैले कपड़े उतरवाकर सरदारों जैसे कपड़े पहनवाए। सरदार ने ही फिर उनके वहां से जाने का इंतजाम किया। उसके पुराने कपड़े लकड़ी के एक छोटे से बक्से में रख दिए गए। सारे बक्सों की चाबियां सरदार के हवाले कर दी गई, पर जिस बक्से में नौजवान सौदागर के पुराने कपड़े थे, उस बक्से की चाबी बहू ने अपने पास रखी। जब सब तैयारियां हो गई, तब वे सब वहां से चल दिए। उस नीच लड़की को उन्होंने अपने साथ ले लिया। जब वे सब अपने देश के पास पहुँचे, तो बहू ने सरदार से कहा, मुझे अपना एक जरूरी काम है, तो मैं इस तरफ जाता हूँ, पर तुम मेरी चिंता मत करना। तुम सीधे शहर चले जाओ और ये सब सामान अपने साथ ले जाओ। इस सारे सामान को अपने घर में संभाल कर रख देना जब तक मैं लौट कर आता हूँ। मैं तुम्हारे पिता को जानता हूँ और तुम्हारे ऊपर भरोसा कर सकता हूँ। अगर मैं 20 दिनों तक ना आऊँ तो ये सारी चीजें तुम्हारी है। इतना कहकर बहू तो अपने घर चली गई और उसका सरदार उस नीच लड़की, नौकर चाकर और सब सामान के साथ अपने घर चला गया। अपने घर पहुंचकर बहू ने अपने पिता से यह सब बात छिपाने के लिए कहा। कुछ दिनों बाद वे अपने ससुराल गई, तो जैसे ही उसके पति ने उसे देखा तो बोला, क्या तुम्हें मालूम है कि मुझे तुम्हें कितनी बार पीटना है? ऐसा कहकर उसने अपना जूता निकालने का बहाना किया। उसके माता पिता बोले, छी छी, क्या तुम घर में आने के इस शानदार मौके को ऐसे नीच काम करके मनाओगे? उसकी पत्नी बोली, अब तक मैं सोचती थी कि शायद तुम में कुछ अक्ल आ गई होगी, पर लगता है कि तुम वैसे के वैसे ही रहोगे। वे बक्सा मेरे पास लाओ, उसको खोलो और उसमें रखे गंदे कपड़ों को देखो और याद करो कि जेल के रखवालों ने तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया था। उन्होंने तुमको कितनी जोर जोर से मारा था। उन्होंने तुमको कितना खराब और कितना कम खाना दिया था। उन्होंने तुमको कितनी गंदी गालियाँ दी थी। ये याद करके तुम कांप जाते होंगे ना। सुनो, मैं वही अमीर सौदागर का बेटा हूँ जिसने तुमको छुड़ाया है। जो चिट्ठी तुमने अपने पिता को लिखी थी, वे इत्तेफाक से मेरे पास आ पहुँची। मैंने तुम्हारा दुख पड़ा और तुरंत ही तुमको छुड़ाने के लिए चल पड़ी। मैंने एक नौजवान सौदागर का वेश रखा और जाकर उस लड़की से मिली जिसने तुम्हें बेवकूफ बनाया था। मैं उसके साथ खेली और तुम्हारा सब कुछ जीत लिया जो तुमने हारा था, और इसके अलावा उस लड़की का भी सब कुछ जीत लिया। यही वह लड़की है। जाओ और जाकर उससे पूछो कि वह मुझे पहचानती है कि नहीं। उस जुआरी लड़की ने कहा, हाँ हाँ, यही वे नौजवान सौदागर है। सौदागर का बेटा तो ये सुनकर बहुत चक्का रह गया। उसके मुंह से तो कोई बोल ही नहीं फूटा। सौदागर की पत्नी ने अपनी बहू की तरफ देखा और उसको आशीर्वाद दिया। सौदागर खुद अपने बेटे से इतना नाउम्मीद और गुस्सा था कि वह ना तो कुछ बोल सका और ना ही कुछ कर सका। सौदागर अपनी पत्नी की तरफ देखा और बोला, अब तुम्हें विश्वास हो गया कि तुम्हारा बेटा कितना बेवकूफ है। यह सब सामान और जवाहरात बहू को दे दो, वह उसके लिए बहुत ज्यादा अच्छी है। तो इस तरह से
बहू की होशियारी ने उसके पति को बचाया और अब उस लड़के की समझ में आ गया कि उसे अपनी पत्नी का सम्मान करना चाहिए। वह लड़का अपनी पत्नी से क्षमा मांगता है और उसके साथ अच्छी तरह से रहने लगता है। धन्यवाद। किसी समय एक गांव में नंदिनी नाम की एक स्त्री रहा करती थी। घर में उसकी सास के सिवा और कोई नहीं था। उसका पति धन कमाने के लिए किसी दूसरे देश गया हुआ था। पति के जाने का नंदिनी को बहुत दुख था, मगर क्योंकि उसकी सास उसे बहुत चाहती थी और बहुत ही प्यार और जतन से उसकी देखभाल करती थी, इसलिए नंदिनी को अपने दुख का कोई आभास नहीं होता था। नंदिनी भी अपनी सास को उतना ही चाहती थी जितना कि सास उसे चाहती थी। वह कभी भी अपनी सास से पूछे बिना कोई काम नहीं करती थी। यहाँ तक कि रोज घर के छोटे मोटे कामों में भी सास की सलाह लिया करती थी। जैसे नहाते खाते और बाजार जाते वक्त वह पूछा करती, माँ क्या मैं नहा लूं? माँ मैं एक केला खा लूं? माँ क्या मैं बाजार जाकर भाजी ले आऊं? और उसकी सास भी हमेशा एक ही जवाब देती थी, हाँ बहू हाँ, बहुत अच्छा माँ। एक दिन नंदिनी की सास बीमार पड़ गई। नंदिनी दिन रात उसकी सेवा करने लगी, परंतु उसके सास की तबीयत दिन प्रतिदिन खराब होती चली गई। हकीम जी आप खामोश क्यों हैं? माँ जी ठीक तो हो जाएंगी ना? क्या बताऊं बेटी, मैं तो अपनी ओर से पूरी कोशिश करके हार गया। अब तो इन्हें मेरी दवाओं से अधिक तुम्हारी दुआओं की जरूरत है। ओह, इसका मतलब है माँ जी ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहेंगी। हे प्रभु, यदि माँ जी मुझे छोड़कर चली गई तो फिर मेरा क्या होगा? इस घर को मैं कैसे संभालूंगी? स्वामी तो पता नहीं विदेश से कब वापस लौटेंगे। और वह अपनी सास से लिपटकर फूट फूट कर रोने लगी। माँ, ओ माँ, मुझे अकेले छोड़कर मत जाना। मैं तुम्हारे पाँव पड़ती हूँ। यदि तुम चली गई तो मेरा क्या होगा? नहीं बहू, रो मत। नंदिनी को रोते देख सास का मन दुख से भारी हो उठा। चिंता ना कर बहू, हिम्मत रख। अगर तू हिम्मत से काम लेगी तो आसानी से इस घर को संभाल लेगी। फिर तेरा पति भी तो जल्दी ही घर लौटने वाला है, तब तुम्हें किसी बात का कोई कष्ट नहीं होगा। ओह माँ, पता नहीं वे जल्दी लौटेंगे या वर्षों बाद। तब तक मैं अकेली कैसे रहूंगी? घर का काम काज कैसे करूंगी? आज तक तो मैं तुम्ही से पूछकर घर को संभालती आई हूँ। तुम्हारे जाने के बाद मुझे कौन सलाह देगा? नहीं नहीं, तुम मुझे छोड़कर मत जाना मेरी अच्छी माँ। रो मत बेटी, ठहर, मैं तुझे एक चीज देती हूँ, उससे तेरा काम आसान हो जाएगा। कहकर उसकी सास ने अपने सिरहाने से एक लकड़ी की गुड़िया निकाली और उसे देते हुए बोली, ले बेटी, इस गुड़िया को अपने पास रख ले। जब मैं नहीं रहूंगी तो इसी को मेरी जगह मान लेना। लेकिन माँ, यह तो लकड़ी की गुड़िया है, कैसे बोलेगी? कैसे मुझे सलाह देगी? बेटी, सच्चा प्रेम, श्रद्धा और लगन पत्थर में भी प्राण डाल देती है। जब तू सच्चे हृदय से मुझे पुकारेगी तो मैं जरूर तुझे इस गुड़िया में दिखाई दूंगी। और कुछ दिनों बाद ही नंदिनी की सास उसे इस दुनिया में अकेला छोड़कर स्वर्ग से धार गई। ओह माँ जी, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गई? आस पड़ोस की मदद से नंदिनी ने विधिवत अपनी सास का दाह संस्कार और क्रियाक्रम किया। कई दिनों तक तो दुख और शोक के मारे बेचारी नंदिनी कुछ न कर सकी। फिर एक दिन
उसे सास द्वारा दी गई गुड़िया की याद आई। उसने गुड़िया निकाली और काफी देर तक उसे ताकते रहने के बाद उससे बोली, अब तुम ही मेरी माँ हो। मैं जहाँ जाऊंगी तुम्हें हमेशा अपने साथ रखूंगी। जब मुझे जरूरत होगी तुम्ही को मुझे सलाह देनी होगी। ठीक है बहू। गुड़िया को अचानक बोलते देख नंदिनी को काफी हिम्मत बंध गई। उसी दिन से वह गुड़िया की सलाह से ही काम करने लगी। गुड़िया भी वास्तव में उसे सास की तरह सलाह मशवरा देने लगी। माँ, सुबह हो गई है, क्या मैं उठकर घर की सफाई करके रोटी पका लूं? हाँ हाँ बहू, उठ जा और घर की सफाई करने के बाद अपने लिए रोटियां सेक ले। इस तरह एक एक करके दिन बीतते गए। नंदिनी ने धीरे धीरे घर का सारा काम काज संभाल लिया और वह कुशल गृहिणी बन गई। लेकिन वे गुड़िया को हमेशा अपने साथ रखती थी और जब भी उसे किसी विशेष कार्य के लिए कोई निर्णय लेना होता तो वह उसी की सलाह लिया करती थी। एक संध्या को जब नंदिनी ने चूल्हा जलाना चाहा तो वो सोचने लगी, अरे घर में लकड़ियां तो है नहीं, अब चूल्हा कैसे जलाऊं? कुछ सोचकर नंदिनी ने अपने वस्त्रों में से गुड़िया निकाली और बोली, माँ, चूल्हा जलाने के लिए घर में लकड़ियां नहीं है, अब मैं क्या करूं? तो क्या हुआ बेटी, जा जंगल से कुछ लकड़ियां बटोर ला, पर देखना कहीं रास्ता मत भूल जाना। बहुत अच्छा माँ जी। नंदिनी उसी समय गुड़िया को साथ लेकर पास के जंगल की ओर चल पड़ी। माँ, पता नहीं क्यों मुझे डर लग रहा है। डर मत बेटी, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। जंगल में पहुंचकर वह इधर उधर से जमीन पर पड़ी सूखी लकड़ियां बीनने लगी। तभी अचानक आकाश में अंधियारे बादल छा गए और शीघ्र ही बादलों के गरजने और बिजली चमकने के साथ साथ पानी भी बरसने लगा। यह देख नंदिनी ने झट गुड़िया निकालकर पूछा, अब मैं क्या करूं माँ? पानी तो बहुत जोरों से बरसने लगा है, ऐसे में तो मैं घर भी वापस नहीं लौट सकती। तेरी परेशानी मैं समझ रही हूँ बेटी, तू ऐसा कर, किसी बड़े पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो जा। जब बारिश रुक जाए तो घर चली जाना। नंदिनी तुरंत किसी अच्छे छायादार वृक्ष की खोज में आगे की ओर बढ़ी। आखिरकार उसे एक स्थान पर बरगद का एक पेड़ दिखाई दिया। वे उसी पेड़ की जड़ के पास जाकर बैठ गई। आह, यहाँ पानी मुझ तक नहीं पहुँच रहा। वर्षा थमने के इंतजार में नंदिनी घंटों पेड़ के नीचे बैठी रही, लेकिन जब वर्षा रुकी तब तक रात हो चुकी थी। यह देख वे बुरी तरह घबरा उठी, क्योंकि रात के अंधेरे में रास्ता खोजना उसके लिए संभव नहीं था। वे गुड़िया से बोली, माँ, अंधेरा हो गया है, इस अंधेरे में तो मैं रास्ता ही नहीं देख सकूंगी। क्या मैं पेड़ पर चढ़कर रात यहीं काट लूं? हाँ बहू हाँ, तू रात यहीं काट ले, सुबह घर चली जाना। वैसे भी इस समय मार्ग पानी से भर गया होगा। नंदिनी पेड़ पर चढ़ी और एक मजबूत सी डाल पर बैठ गई। थोड़ी देर बाद उसने चारों ओर निगाह दौड़ाई, पर अंधकार के सिवाय उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया। हे प्रभु, यहाँ तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा। डाल पर सो भी नहीं सकती। लगता है पूरी रात बैठे बैठे ही काटनी होगी। और नंदिनी डाल पर बैठे बैठे ही भोर होने का इंतजार करने लगी। क्योंकि उसके पास गुड़िया थी, इसलिए उसे डर नहीं लग रहा था। लेकिन जब रात आधी से ज्यादा ढल गई तो उसे कुछ आवाजें सुनाई दी। चलो उस बरगद के पेड़ के नीचे चलकर बैठें। हाँ चलो, यहाँ तो बैठने का कोई स्थान नहीं, चारों तरफ
कीचड़ ही कीचड़ है। नंदिनी वे आवाजें सुनकर सोचने लगी, कौन हो सकते हैं वे लोग? कहीं कोई चोर डाकू तो नहीं? वास्तव में वे तीनों डाकू लुटेरे ही थे। तीनों बरगद के पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। उनमें से एक ने मसाल जलाई तो नंदिनी को भी वे साफ साफ दिखाई देने लगे। चलो भाइयों, इस चादर पर सारा माल उलट दो, फिर बंटवारा करेंगे। आज हमारी किस्मत काफी अच्छी रही जो इतना सारा माल हमारे हाथों लगा है। उनमें से एक व्यक्ति बोला, देखो भाई, मैं तुम्हारा उस्ताद हूँ, इसलिए इसमें से आधा माल मुझे दो। तो दूसरा व्यक्ति बोला, इस लूट में हमने भी उतनी ही मेहनत की है जितनी कि तुमने, इसलिए सारा माल तीनों में बराबर बंटना चाहिए। तो उनका उस्ताद बोला, सुनो, आज से माल का बंटवारा इसी प्रकार होगा जैसे मैं कह रहा हूँ। आज से हर लूट के माल में मेरा आधा हिस्सा होगा और बाकी आधे में तुम दोनों का। नहीं उस्ताद, हम दोनों ऐसी अंधेर गर्दी नहीं होने देंगे। तुम्हें 3 बराबर के हिस्से करने ही होंगे। यदि तुम्हारी यही इच्छा है उस्ताद, तो हम भी मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। आओ। अपने दोनों साथियों की बात सुनकर सरदार क्रोध से भड़क उठा। तुम दोनों की यह मजाल कि अपने उस्ताद से जुबान लड़ाओ। आओ, अब फैसला इसी तलवार से होगा। और वे तीनों अपनी तलवार निकालकर एक दूसरे से लड़ने लगे। यह सब देखकर पेड़ की डाल पर बैठी नंदिनी का शरीर भय से कांपने लगा। ओह, इनकी लड़ाई देखकर तो मेरा सिर घूम रहा है। तभी दोनों डाकुओं ने अपने सरदार को मौत के घाट उतार दिया और बोले, जाओ सरदार, अब इस माल को प्राप्त करने के लिए दूसरा जन्म लेकर आओ। चलो दोस्त, अब माल आपस में आधा आधा बांट लें। अब से हम दोनों ही लोगों को लूटा करेंगे। ठीक कहते हो दोस्त, मुझे विश्वास है उस्ताद का मर जाना हमारे लिए अच्छा ही साबित होगा। साला बेईमान कहीं का। फिर दोनों डाकू माल का बंटवारा करने लगे और उधर पेड़ की डाल पर बैठी नंदिनी ने अपनी सास से राय लेने के लिए गुड़िया निकालने की सोची। लेकिन जैसे ही उसने गुड़िया निकालकर उससे राय पूछनी चाहिए, भय से हाथ कांपने के कारण गुड़िया उसके हाथ से छूटकर नीचे बैठे दोनों डाकुओं में से एक के सिर से जा टकराई। हाय मरा! अरे बाप रे! शायद किसी ने हम पर हमला किया है, भागो! और दोनों सारा सोना चांदी तथा गहने आदि वहीं छोड़कर सिर पर पैर रखकर वहां से भाग खड़े हुए। नंदिनी सोचने लगी, अरे ये अचानक इन्हें क्या हुआ? वे अपना लूटा हुआ माल छोड़कर इस तरह भाग क्यों खड़े हुए? सवेरा होने तक नंदिनी पेड़ पर ही बैठी रही। जब उजाला हुआ तो वह नीचे उतरी और उतरते ही अपनी गुड़िया खोजने लगी। उफ, मेरी गुड़िया माँ कहाँ खो गई? जल्द ही उसे अपनी गुड़िया उसी चादर पर पड़े सोने आदि के ढेर पर पड़ी मिल गई जिसे डाकू छोड़कर भाग गए थे। माँ, अब मैं क्या करूँ? क्या इस धन को उठाकर घर ले जाऊं? हाँ बहू, हाँ ले चल, पर सारा धन इसके मालिक को लौटा देना। नंदिनी को क्या मालूम था कि उस धन का मालिक कौन है। फिर भी उसने वे सारा धन बटोरा और घर ले आई। घर आकर वे सोचने लगी, कितना ढेर सारा धन है, पता नहीं किस अभागे का होगा। कोशिश करूंगी कि इसके मालिक को खोजकर यह अमानत उस तक पहुंचा दूं। लेकिन अभी उसे घर आए कुछ ही देर हुई थी कि किसी ने द्वार खटखटाया। इतनी सुबह सुबह कौन हो सकता है? ओह, कहीं वही डाकू अपना माल लेने तो नहीं आ पहुँचे। जरूर
ऐसी ही बात होगी। घबराकर उसने गुड़िया से पूछा, माँ क्या मैं दरवाजा खोल दूं? हाँ बेटी खोल दे। हो सकता है बाहर खड़ा व्यक्ति वही हो जिसका वे सारा धन है, लेकिन माँ यदि आने वाले वही डाकू हुए जो जंगल में अचानक ही अपना धन छोड़कर भाग खड़े हुए थे, तो फिर? बेटी चोर डाकू दिन के समय किसी के घर आने का साहस नहीं कर सकते, तो दरवाजा खोल दे। नंदिनी ने दरवाजा खोल दिया। दहलीज पर उसका बरसों से बिछड़ा हुआ पति खड़ा था। देवी तुम नंदिनी ही हो ना? हाँ, लेकिन आप कौन हैं और मुझे कैसे जानते हैं? मैंने तो पहले आपको कभी देखा नहीं। ओह मेरी प्यारी नंदिनी, तुमने मुझे पहचाना नहीं। मैं तुम्हारा पति देवराज हूँ। क्या स्वामी आप हैं? प्रसन्नता से आत्मविभोर हो नंदिनी ने तुरंत अपने पति के चरण छुए। अरे पगली उठो, तुम्हारी जगह इन चरणों में नहीं मेरे दिल में है। नंदिनी माँ कहाँ है? उनका स्वर्गवास हुए तो काफी वर्ष बीत गए स्वामी। ओह मैं तो डर गई थी स्वामी। मैंने समझा था कि शायद कोई अपनी चीजें लेने आया होगा। कैसी चीजें? आइए खुद ही अपनी आंखों से देख लीजिए। अरे यह धन तो मेरा है। यह सब तुम्हें किसने दिया? यह सब कुछ मुझे जंगल में कुछ डाकुओं से मिला है। उसका पति सोचने लगा, अच्छा तो यह सब इसे डाकुओं से मिला है। इसका मतलब तो यह हुआ कि मेरी पत्नी डाकुओं से मिली हुई है। अरे चुड़ैल, यह सारा धन मेरा ही है। इसका मतलब यह हुआ कि तू उन डाकुओं के साथ मिली हुई है। मैं ऐसी पत्नी की सूरत भी नहीं देखना चाहता। मैं अभी इसी समय वापस जा रहा हूँ। नहीं नहीं, मुझे छोड़कर मत जाइए स्वामी। मुझे बहुत कुछ कहना है। पहले मेरी सारी बात अच्छी तरह से सुन लीजिए। फिर नंदिनी ने पिछली रात जंगल में जो कुछ हुआ था वह सब कह सुनाया। सब कुछ सुनकर उसके पति ने आश्चर्यचकित होकर पूछा, तुमने जो कुछ बताया क्या वे सच है? स्वामी मैंने एक भी बात झूठ नहीं कही है। विश्वास ना हो तो माँ जी से पूछ लीजिए। माँ जी अपने बेटे को बताइए ना कि यह धन मुझे कब और कहाँ से मिला, और जो कुछ मैंने इन्हें बताया है वह सच है या झूठ। बेटा बहू जो कुछ कह रही है वह सब सच है। तुम इसकी बात सुनो और आनंद पूर्वक इसके साथ रहो। अब तक मैं तुम्हारे ही लौटने का इंतजार कर रही थी। आज मैं तुम दोनों से हमेशा हमेशा के लिए विदा ले रही हूँ। अच्छा बेटा विदा कहकर गुड़िया हमेशा हमेशा के लिए खामोश हो गई। नंदिनी मेरी अच्छी पत्नी, मुझसे भूल हुई जो तुम्हारी बात पर अविश्वास किया। मैं तुमसे बहुत लज्जित हूँ, मुझे क्षमा कर दो। ऐसा न कहिए स्वामी, और मुझे बताइए कि यह धन आपके पास से उन डाकुओं के पास कैसे पहुँच गया? सुनो नंदिनी, मैं कल शाम वर्षों बाद घर लौटकर आ रहा था। इतने वर्षों में मैंने जो कुछ भी कमाया था वह सब मेरे साथ था, और मैं यही सोच रहा था बस इस जंगल को पार करते ही मेरा गांव आ जाएगा। तभी अचानक जंगल में 3 डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया और बोले, खबरदार, जो कुछ भी तुम्हारे पास है हमारे हवाले कर दो, वरना बेमौत मारे जाओगे। उन्हें मुझ पर कोई तरस नहीं आया और वे मेरी सारी कमाई तलवार की नोक पर लेकर भाग गए। सारी बात बताकर देवराज चुप हुआ तो नंदिनी बोली, स्वामी देखिए कैसा विचित्र संयोग हुआ। कल रात ही लकड़ियां खत्म हुई और मुझे जंगल में जाना पड़ा, और उसी रात डाकू आपको लूटकर
उसी पेड़ के नीचे बंटवारा करने के लिए पहुँचे जिस पर मैं बैठी थी, और आपका सारा धन अनायास ही मेरे हाथ लग गया। हाँ मेरी प्यारी अच्छी पत्नी, अब ईश्वर की कृपा से हम दोनों आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत कर सकेंगे। देवराज जो धन अपने साथ लाया था उससे उसने एक अच्छा खासा व्यापार आरंभ किया और अपनी पत्नी नंदिनी के साथ आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। धन्यवाद। पुष्पा सुबह सुबह हाथ में चाय का कप लिए हॉल में बैठकर टीवी देखते हुए चाय पी रही थी कि तभी उसको डोर बेल की आवाज सुनाई दी। दरवाजा खोला तो देखा काम वाली बाई सुमन थी। अरे सुमन, तू आज क्यों आई? तुझे मना किया था ना मैंने आज आने के लिए। आज तेरी बेटी का जन्मदिन है ना, तो तू क्यों आई? मैं कर लेती आज सारा काम खुद ही। हाँ भाभी, लेकिन साहब को पूछा तो उन्होंने छुट्टी लेने से मना कर दिया था, और अगर आज मैं नहीं आती तो साहब का गुस्सा हम दोनों पर बरसता। तो सोचा सुबह जल्दी जाकर सारा काम जल्दी से निपटाकर बाजार चली जाऊंगी। बेटी के लिए तोहफा भी लेना है, इसलिए मैं आज आ गई। ऐसा बोलकर सुमन काम में लग गई। सुमन को 2 साल पहले ही पुष्पा के पति अमर ने घर के काम करने के लिए रखा था। सुमन बातूनी थी। पुष्पा उससे बात करके अपना गम भूल जाती। आज सुमन के चेहरे की चमक बता रही थी कि वे कितनी खुश है। कितने साल की हो गई तेरी बेटी? पुष्पा ने पूछा। पूरे 10 वर्ष की हो जाएगी भाभी। उसके लिए नई फैंसी ड्रेस खरीदनी है। मोबाइल पर फोटो देखी तो उसको भी वैसी ही चाहिए, तो सोचा दिला दूं। भाभी, आज खाने में कड़ी चावल कलौंजी बना दूं? सुमन ने कहा, हाँ बना दे। वैसे भी बस मुझे ही खाना है, आज सब बाहर ही खाने वाले हैं। और सुन, जाते वक्त मुझसे कुछ पैसे ले जाना। मेरी तरफ से भी अपनी बेटी के लिए कुछ ले लेना। साहब का रूम अच्छे से साफ करना। तुझे तो पता ही है कि थोड़ी भी गंदगी देखी तो गुस्सा 7वें आसमान पर होगा। सुमन ने कहा, जी भाभी, सब अच्छे से साफ कर दूंगी, आप चिंता मत करो। सुमन ने काम करते करते बातें शुरू कर दी। भाभी, एक बात पूछूं आपसे, आपकी शादी को कितने साल हो गए? कल पूरे 3 साल हो जाएंगे। मतलब कल आपकी शादी की सालगिरह है। पुष्पा ने टीवी देखते हुए हाँ में सिर हिला दिया। फिर तो कल घर में खूब जश्न होगा, है ना भाभी? अरे नहीं, इस बार शादी की सालगिरह का जश्न नहीं होगा। ऐसा क्यों भाभी? पिछली बार तो हुआ था। आप तो नसीब वाली हो जो इतना अमीर और नामी ससुराल मिला है आपको। साहब की इतनी अच्छी कमाई है, फिर भी आप जश्न नहीं करोगी, ऐसा क्यों? अरे तू यहाँ मुझसे बातें ही करती रहेगी या घर जाकर अपनी बेटी के जन्मदिन की तैयारी भी करेगी? पुष्पा ने बात को टालते हुए कहा। अरे हाँ, मैं भी कितनी पागल हूँ, बातों में लग जाती हूँ। इतना कहकर सुमन काम निपटा कर चली गई। तभी मोबाइल की घंटी बजी। पुष्पा ने देखा तो उसकी सास शांति जी का फोन था। शांति जी, जो कि एक समाज सेविका थी, जो महिलाओं के खिलाफ होने वाली घरेलू हिंसा और अत्याचारों के खिलाफ समाज में जागरूकता फैलाने का काम करती थी। वो समाज सेवा के काम से कुछ दिनों के लिए बाहर गई थी। पुष्पा ने फोन उठाकर हेलो कहा तो वो कहने लगी, पुष्पा, तुम्हारी शादी की सालगिरह पर सेलिब्रेशन के लिए मैंने इस बार 5 स्टार होटल बुक कर दिया है। इस बार घर पर जश्न नहीं होगा। शांति जी ने कहा, लेकिन माँ जी, मुझे कोई पार्टी वार्टी नहीं करनी है। सुन लिया अमर? शांति जी ने कहा। पुष्पा को समझ में आ गया कि माँ जी ने कॉन्फ्रेंस कॉल करके अमर को भड़काने का काम किया है। इतना सुनते ही पुष्पा के हाथ पांव ठंडे हो गए। वो मैं ये कहना चाह रही थी कि मुझे पार्टी नहीं करनी है और ना ही किसी पार्टी में जाना है। पुष्पा ने लड़खड़ाती जुबान में डरते हुए अपने मन की बात कही। अमर बोला,
तुमसे कोई सलाह नहीं मांग रहा, जितना बोला जाए उतना किया करो। ज्यादा जुबान चली तो पता है ना, चुपचाप पार्टी के लिए चली आना, समझी? इतना कहकर फोन काट दिया। पुष्पा वहीं सोफे पर ढम से बैठ गई और अपनी पुरानी यादों में चली गई। उसे पुरानी भूली बातें और पुराने जख्म जैसे सब ताजा हो गए हो। वो सोचने लगी, कैसे भूल जाऊं जो पिछले साल अमर ने मेरे साथ किया था। वैसे तो हर रोज ही होता है, लेकिन उस दिन सब मेहमानों के सामने पार्टी में अमर ने पुष्पा पर हाथ उठाया था। कितना रोई थी तब पुष्पा। सब वहीं थे उस वक्त, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा। सासू माँ ने सबके जाने के बाद कहा, पति पत्नी में छोटे मोटे झगड़े तो होते रहते हैं। चाचा चाची भी समाज की दुहाई देकर पुष्पा को रोता हुआ छोड़कर चले गए। पुष्पा के माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही कार एक्सीडेंट में हो गया था। 5 साल की थी पुष्पा उस वक्त। बड़े होने पर अमर से उसकी शादी चाचा चाची ने पैसों के लालच में कर दी और अपना पीछा छुड़ा लिया। पुष्पा किसके पास जाकर अपना दुख कहती? तलाक लेकर अकेली रहने में भी डरती थी कि दुनिया क्या कहेगी। कोई सहारा देने वाला भी नहीं था। अमर और शांति जी उसे बात बात पर धमकी देते कि अगर हमसे बैर लिया तो फिर ना घर की बचोगी ना घाट की। अभी जो रोटी कपड़ा मिल रहा है वो भी बंद हो जाएगा। बदनामी होगी सो अलग, मतलब इसमें कुल मिलाकर सिर्फ तुम्हारा घाटा ही है। पुष्पा डर के मारे उनके मारपीट और घरेलू अत्याचार हर रोज सहती रहती और अंदर ही अंदर घुटती रहती। बस यही कारण था कि अमर की हिम्मत और बढ़ गई थी। शराब पीकर मारपीट करना, गाली गलौज करना अब तो आम बात हो गई थी। यह सब सोचते सोचते पुष्पा का सिर दर्द करने लगा था। तभी डोर बेल बजी। दरवाजा खोला तो अमर सामने खड़े थे। इतना भी पूछने की हिम्मत नहीं हुई कि आज इतनी जल्दी कैसे आए। तभी अमर ने कहा, जाकर खाना लगाओ। अमर के लिए पुष्पा खाना लगाने लगी। अमर खाना खा रहा था। पुष्पा वहीं पास में खड़ी थी कि तभी एक जोरदार थप्पड़ पुष्पा के गालों पर अमर ने दे मारा, ये कहते हुए कि स्टैंडर्ड खाना बनाना नहीं आता, कम से कम बनवाना तो सीख लेती। और खाने की थाली छोड़कर उठकर कमरे की तरफ जाते हुए कहा, सुनो, कल पार्टी है, कोई नाटक मत करना पिछली बार की तरह, और किसी अच्छे पार्लर से तैयार होकर आना, समझी? पुष्पा गाल पर हाथ रखे वहीं जमीन पर बैठकर रोते रोते सोचने लगी कि उसे पता होता कि अमर घर पर ही खाएंगे तो उनकी पसंद का खाना ही बनवाती। रोते रोते कब आंख लग गई उसे पता ही नहीं चला। सुबह अमर ने पैर से पुष्पा को मारकर जगाया तो पुष्पा सोचने लगी कि क्या सच में यही उसका नसीब है। खाना पीना, पैसा, शोहरत, ऐशो आराम सब कुछ था उस घर में पुष्पा के पास, सिवाय उसके आत्मसम्मान और प्यार के। दुखी मन से पुष्पा ने अमर के लिए नाश्ता बनाया और नाश्ता करके अमर ऑफिस चले गए। तभी सुमन आ गई। आज बातूनी सुमन भी चुपचाप अपना काम कर रही थी। पुष्पा ने उसे चुपचाप देखकर अपने साथ रात को हुई मारपीट को भुलाते हुए पूछा, बड़ी शांत है आज, बताया नहीं, कैसे रही बेटी के जन्मदिन की पार्टी? कि तभी पुष्पा की नजर सुमन पर गई। तुझको ये चोट कैसे लगी? इसलिए तू आज इतनी शांत है, बता तो सही क्या हुआ? इतना सुनते ही सुमन की आंखों में आंसू आ गए। भाभी, क्या बताऊं, कल रात मेरे मर्द ने शराब पीकर मुझे बहुत मारा और सारे पैसे भी छीन लिए। मतलब बेटी का जन्मदिन भी खराब कर दिया होगा उसने। हाँ भाभी। फिर क्या हुआ? क्या होगा भाभी, हम औरतों के नसीब में मर्दों के हाथों मार खाना ही लिखा हुआ है।
आप पढ़ी लिखी होकर भी आज तक साहब से मार खाती हो तो मैं तो अनपढ़ ठहरी। बुरा तो तब लगता है जब बेटी ये सब देखकर रोती है। आपको तो अभी तक बच्चे नहीं हैं, इसलिए आप अकेली ही सब दुख सहती हैं। मुझे तो बेटी को देखकर रोना भी आता है और चिंता भी कि कहीं आगे चलकर इसके साथ भी यही सब हुआ तो क्या होगा। पता है भाभी, शादी से पहले जब अपनी माँ को मार खाते देखती थी तब माँ को कहती थी कि हिम्मत क्यों नहीं करती, और कहती थी मैं तो शादी के बाद अपने पति से अपना हिसाब साफ रखूंगी। इज्जत के बदले इज्जत, प्यार के बदले प्यार और मार के बदले मार, कब तक बर्दाश्त करूंगी। तब माँ कहती थी चुप कर पगली, ऐसा नहीं होता। शादी के बाद पता चला वो वाकई बचपन था। हकीकत तो शादीशुदा औरतों की यही है कि उनको अत्याचार बर्दाश्त करना ही होता है। जैसे आप छिपा रही हो थप्पड़ के दाग को। भाभी, मेकअप से दाग छिप सकता है, मिट नहीं सकता। ऐसे मत देखो मुझे सब कुछ पता है। मुझे क्या, पूरी सोसाइटी को पता है, बस कोई सामने से बोलता नहीं। पुष्पा आश्चर्य से सुमन को देखती रह गई। आज उसको सुमन की बातें चुभ रही थी। तभी अमर का फोन आया। पुष्पा सुनो, मैं ऑफिस से सीधा होटल आ जाऊंगा, तुम ड्राइवर के साथ चली आना। पुष्पा ने मन मार कर हाँ कहकर जवाब दिया और शाम को तय समय पर पुष्पा होटल पहुंच गई। पार्टी शुरू होने वाली थी, सभी मेहमान आ चुके थे। तभी पुष्पा भी वहां आ गई। अमीरों की महफिल में मेकअप से लिपे पुते चेहरे जाम से जाम टकरा रहे थे। अमर की नजर जैसे ही पुष्पा पर गई, वो उसका हाथ घसीटते हुए होटल के एक कमरे में लेकर आया। आउच, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रही है। बोलिए क्या हुआ अमर, मुझे कहाँ ले जा रहे हो, कुछ बोलिए तो सही, पुष्पा ने कहा। इतने में अमर ने पुष्पा को गुस्से से घूरते हुए बोला, बेवकूफ गवार औरत, तुम्हें मैंने बोला था कि अच्छे से पार्लर में जाकर मेकअप कराना और कपड़े पहनना, और तुमने क्या पहन लिया, कैसा मेकअप किया है। पुष्पा ने कहा, लेकिन मैं तो तुम्हारे पसंद के पार्लर में ही जाकर तैयार हुई हूँ। दो कौड़ी की औरत, तुम मुझसे जुबान लड़ाएगी, अभी बताता हूँ तुम्हें। अमर ने पुष्पा का हाथ पकड़कर उसके बालों को पकड़ते हुए जैसे ही अपना हाथ उठाया पुष्पा के गाल पर थप्पड़ मारने के लिए, कि तभी पुष्पा में आज न जाने कहां से इतनी हिम्मत आ गई कि उसने अमर का हाथ पकड़कर झटक दिया और अपने दूसरे हाथ से उसने उसको आज एक के बाद एक लगातार कई तमाचे मारे। अमर अपने दोनों गालों पर हाथ रखे थोड़ी देर के लिए सन्न हो गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल पुष्पा को घूरे जा रही थी। आज पुष्पा ने डरने की बजाय हिम्मत से काम लिया। हमेशा पीछे हटने वाले उसके दो कदम आज निडर होकर अमर की तरफ आगे आत्मविश्वास से बढ़े। अमर ने गुस्से में बोलना चाहा तो पुष्पा ने मुंह पर उंगली रखकर चुप रहने का इशारा करते हुए कहा, तुम बहुत बोल चुके मिस्टर अमर, आज तक सिर्फ मैं सुनती रही और तुम बोलते रहे। अब आज मेरी बारी है बोलने की और तुम्हारी सुनने की। मैं कोई खिलौना नहीं हूँ जिससे तुम जब चाहो जैसे चाहो खेलोगे, समझे। आज के बाद अगर मुझ पर हाथ उठाया या कोशिश भी की तो वो हाल करूँगी कि जिंदगी भर याद रहेगा। समझ आई बात मिस्टर सो कॉल्ड अमर सिंह। अगर चाहते हो कि पार्टी में कोई तमाशा ना हो और सबके सामने तुम्हारी इज्जत बनी रहे तो चुपचाप पार्टी में चलो। दरवाजे पर खड़ी शांति जी पुष्पा के पास आई और बोली, तेरी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे बेटे को मारे? तू होती कौन है मेरे बेटे को धमकी देने वाली? तू शायद भूल गई कि मैं कौन हूँ।
अगर हम तुझे छोड़ दें तो तू वापस रास्ते पर आ जाएगी। किसके दम पर इतना कूद रही है? ये फिल्म नहीं, असल जिंदगी है। यहाँ तलाकशुदा या ससुराल से निकाली गई औरतों की कोई इज्जत नहीं करता। तुझे पता नहीं किससे दुश्मनी मोल ले रही है। आदरणीय सासू माँ, आज आप भी चुप ही रहें तो बेहतर होगा। अपने अय्याश शराबी अमीर बेटे की शादी मुझसे इसलिए कराई कि अनाथ गरीब लड़की चुपचाप आप लोगों के सब जुर्म बर्दाश्त करती रहेगी। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अब चुप रहने की बारी आपकी है, वरना जिस समाज और मीडिया में लोग आपको देवी मानते हैं, जो औरतें शांति देवी को न्याय और महानता की मूरत समझती हैं, वही औरतें समाज मीडिया जब देवी समझी जाने वाली शांति जी को खुद उसे जुर्म के सजा भुगतते देखेंगे तो कितनी इज्जत रह जाएगी। जरा सोच कर देखिए, जब शांति देवी की बहू मीडिया के सामने बोलेगी घरेलू हिंसा की बात तो क्या होगा। जंगल की आग की तरह ये खबर हर मीडिया चैनल के ब्रेकिंग न्यूज में फैली होगी। उम्मीद करती हूँ अब आपकी समझ में आ गई होगी मेरी बात। और क्या कहा आपने कि मुझे अगर आप लोग छोड़ देंगे या तलाक दे देंगे तो वो गाना सुना है आपने, इसमें तेरा घाटा। इसलिए बेहतर होगा मुझे आप ये धमकी ना दें, क्योंकि मेरे पास कानून है जहां मैं न्याय मांग सकती हूँ। सही कह रही हूँ ना मैं? मेरे चुप्पी को आप दोनों ने मेरी कमजोरी समझ रखा था, पर अब और नहीं। अब बस मैं पढ़ी लिखी आज की नारी हूँ, अपने सभी सामाजिक और कानूनी अधिकार भी जानती हूँ। मुझे आपकी दया की जरूरत नहीं। नारी कोई मूर्ति नहीं, इंसान है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। मर्जी अब आप लोगों की है। आप दोनों यहाँ आराम से बैठकर सोच लो कि क्या करना है। मैं पार्टी में जा रही हूँ। अब अमर और शांति देवी के समझ में आ चुका था कि उनकी बहू पुष्पा अब उनके और अत्याचार सहन नहीं करेगी। फिर वे दोनों भी पार्टी में गए और उन्होंने शादी की सालगिरह को बड़े अच्छे से मनाया। धन्यवाद।